भविष्य में बहुत आगे का समय, एक ऐसा दौर जब पृथ्वी सिर्फ एक भूली हुई याद बन चुकी थी। अब जिंदगी बसती थी दूर दराज ग्रहों पर, जहां इंसानों ने अपने नए घर, नई कॉलोनीज बसा ली थी। जिस तरह पहले लोग बस, ट्रेन या हवाई जहाज से सफर करते थे, अब वैसे ही हर दिन लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर निकलते थे, नई जिंदगी, नया काम और नए मकसद की तलाश में। ऐसे ही एक लंबे सफर पर निकली थी हंटर ग्रेट्जनर, एक ट्रांसपोर्ट शिप जो गहरे अंतरिक्ष में लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। इस जहाज में करीब 40 पैसेंजर्स थे, जिन्हें क्रायोस्लीप पॉड्स में रखा गया था। क्रायोस्लीप पॉड एक ऐसी जगह जहां इंसानों का दिमाग कुछ वक्त के लिए बंद हो जाता था। ना भूख लगती थी, ना उम्र बढ़ती थी। इंसान महीनों तक गहरी नींद में सोए रहते थे, लेकिन उन्हीं सोते हुए इंसानों के बीच एक ऐसा हैवान भी था जिसे ये नींद कभी छू भी नहीं सकी। रिडिक, एक खूनी दरिंदा जिसके नाम से कायदे कानून तक कांपते थे। उसे पकड़कर एक दूर दराज ग्रह की सबसे खतरनाक जेल में ले जाया जा रहा था। पॉड के अंदर होने के बावजूद वो पूरी तरह बेड़ियों में जकड़ा गया था, आंखों पर पट्टी, मगर दिमाग एकदम जागा हुआ। जहां बाकी सबकी चेतना सो रही थी, वो सब कुछ महसूस कर रहा था। उसे पता था इस जहाज में 40 लोग हैं, कुछ मजदूर, कुछ माइनर्स, एक अरब देश का धर्मगुरु और एक पुलिस अफसर मिस्टर जोन्स, जिसने रिडिक को पकड़ा था। रिडिक की दहशत ऐसी थी कि 22 हफ्तों का ये सफर एक ऐसी रूट से तय किया जा रहा था जहां बीच में कोई भी स्टॉप नहीं था, ताकि रिडिक कहीं भाग ना पाए। सफर को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद हमेशा के लिए तोड़ दी। शिप एक मीटेरॉइड क्लस्टर से टकरा गई। अंतरिक्ष में घूमते हुए वो छोटे छोटे पत्थर गोलियों की तरह शिप पर बरसने लगे। शिप में छेद करते हुए वे सीधा कैप्टन के शरीर के आर पार हो गए। शिप का कैप्टन नींद में ही मारा गया, पर वक्त रहते सिस्टम ने सारे क्रू मेंबर्स को ऑटोमेटिकली नींद से जगा दिया। पायलट फ्राई और नेविगेशन ऑफिसर ओवेंस ने कमान संभाली। वो जब कंट्रोल रूम में आए तो देखा कि शिप आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी और पूरी रफ्तार से एक अनजान प्लेनेट पर गिर रही थी। फ्राई ने आखिरी दम तक जहाज को संभालने की कोशिश की। वो किसी तरह इसकी गिरने की रफ्तार कम करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन टक्कर टाल नहीं सकी। शिप जमीन पर आकर बुरी तरह क्रैश हो गई। इस हादसे में ज्यादातर पैसेंजर्स मारे गए और नेविगेशन ऑफिसर ओवेंस की भी मौत हो गई। जिंदा बचे कुछ ही लोग, पायलट फ्राई, धर्मगुरु इमाम और उसके 3 बेटे, एक घमंडी एंटीक डीलर पेरिस, एक छोटा लड़का जैक जो छुपकर शिप में चढ़ आया था, 2 कॉलोनिस्ट्स जीक और शैजा, पुलिस अफसर जोन्स और अंत में वो हैवान रिडिक, जो ना सिर्फ इस क्रैश में बच गया था बल्कि जोन्स की गिरफ्त से भी भाग निकला। वो कहीं उस अनजान ग्रह पर गुम हो चुका था। ये ग्रह अजीब था। हवा सांस लेने लायक तो थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान फैला था। कोई हरियाली नहीं, कोई पानी नहीं, बस चमकता सूरज और झुलसा देने वाली गर्मी। बाकी बचे लोग पहले तो जिंदा बच जाने पर शुक्रगुजार थे। उन्होंने फ्राई को धन्यवाद कहा, लेकिन फ्राई जानती थी कि उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था और इस बंजर दुनिया में ना पानी का पता था, ना खाने का। उन्होंने फौरन चेक करना शुरू किया कि उनके पास क्या क्या बचा है और कितनी देर तक वो जिंदा रह सकते हैं। जांच के बाद पता चला कि बस शराब से भरी कुछ बोतलों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उनकी उम्मीद टूटने लगी। तभी इमाम वहां आया। उसने यकीन भरी आवाज में कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, रेगिस्तान में भी पानी मिल सकता है अगर निगाह सच्ची हो और तलाश में शिद्दत हो। उसकी बातों ने जैसे कुछ देर के लिए सबके हौसले को थाम लिया। अब सभी लोग पानी ढूंढने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ पानी ही समस्या नहीं थी, बल्कि खुले आसमान के नीचे एक और खतरा भी आजाद घूम रहा था, रिडिक। जोन्स ने सबको चेताया कि रिडिक किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहेगा और यहाँ से निकलने के लिए वो उनके रिसोर्सेज छीनने की कोशिश करेगा। जो उसके सामने आया वो उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। इस बात ने सभी को दहशत से भर दिया। इसके बाद सभी बाहर आए। बाहर उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। आसमान में 3 सूरज नजर आ रहे थे। उन्हीं में एक नीले रंग का सूरज भी था। इसे देख इमाम ने मुस्कुराकर कहा, ये ईश्वर का इशारा है, पानी भी नीला होता है, यानी पानी उसी दिशा में मिलेगा। फ्राई और जोन्स इमाम और उसके बेटों के साथ उस दिशा में चल दिए। जोन्स सतर्क था, क्योंकि उसे कुछ देर पहले उसी दिशा में रिडिक की टूटी हुई हथकड़ी मिली थी। थोड़ा आगे जाने पर जोन्स ने दूरबीन से देखा, कुछ दूरी पर पहाड़ी के पीछे सूखे पेड़ नजर आ रहे थे। पेड़ है तो वहां पानी भी जरूर होगा। ये उम्मीद लेकर वे जब पहाड़ी की ओर गए
तो एक भयानक मंजर देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो पेड़ नहीं थे बल्कि किसी विशालकाय जानवर की हड्डियां थी जो पेड़ जैसी आकृति में खड़ी नजर आ रही थी। पूरे इलाके में ऐसे ही दैत्यकार कंकाल बिखरे पड़े थे। शायद वो विशाल प्रजाति यहाँ कभी फलती फूलती थी। सब कुछ इतना शांत और ठहरा हुआ था कि लग रहा था जैसे कोई प्राचीन तबाही एक ही झटके में इन सब का वजूद निगल गई हो। वे सभी उस सुनसान कंकालों से भरे इलाके से गुजरते हुए एक संकरी घाटी यानी कैनियन के बीच से होकर निकले और सामने जो देखा उसने सबको चौंका दिया। वहाँ एक बस्ती थी, इंसानों की बनाई हुई। देखकर लग रहा था कि कभी यहाँ कोई रिसर्च लैब रहा होगा, पर अब हर दरवाजा खुला था, हर दीवार पर धूल जमी थी, पर लग रहा था जैसे सालों पहले ही वो उसे छोड़कर चले गए हों। वहाँ पानी का एक सोर्स भी मौजूद था जिसे देख इमाम ने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान फ्राई उस सुनसान बस्ती के एक बंद कमरे में दाखिल हुई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, दीवारों पर मोटी धूल जमी थी। वहीं बीचों बीच एक पुराना सा प्लेनेटरी मॉडल रखा था। उससे ये पता लगाया जा सकता था कि उस दुनिया के सूरज और ग्रह किस समय किस पोजीशन पर होंगे। कमरे में बिजली नहीं थी। फ्राई ने खिड़की खोल दी और जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई वो प्लेनेटरी मॉडल अपने आप घूमने लगा। उस मॉडल में दिख रहे थे 3 सूरज और उनके बीच 3 ग्रह। उनमें से बीच वाला ग्रह वही था जहां उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। सूरज चारों ओर होने की वजह से यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता था, इसलिए कमरों में लाइट की जरूरत ही नहीं थी। अब फ्राई उस कमरे के पीछे आई, तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वहां खड़ा था एक छोटा स्पेसशिप, पुराना था मगर शायद अब भी उड़ने लायक। उसे देख फ्राई खुशी से चीख पड़ी। इसी दौरान दूसरी ओर क्रैश हुई स्पेसशिप के पास जीक मरे हुए लोगों की लाशों को दफना रहा था। वहां पास ही ढेर सारी टीलों जैसी आकृति थी, जैसे दीमकों की मांद हो। उनके पास ही जीक गड्ढा खोद रहा था। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि रिडिक वहीं कहीं छुपा छाया की तरह मंडरा रहा था। इसी बीच जीक को मिट्टी के नीचे एक सुरंग दिखाई दी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। सुरंग गहरी थी, अंधेरे में डूबी हुई। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक अंदर से कुछ निकला और जीक को खींच लिया। जीक की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। वो बेतहाशा गोलियां चलाने लगा। आवाज सुनकर शहजा दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गड्ढे का किनारा खून से सना था और जीक गायब था। पास ही एक कोने में रिडिक चुपचाप चाकू लिए बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहजा को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ अपनी पूरी तेजी से, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक टीले के पीछे छुपे जोन्स ने उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया। जोन्स रिडिक पर टूट पड़ा, लेकिन रिडिक ने जब जवाबी हमला किया तो जोन्स ने उसके गॉगल्स निकाल दिए। रिडिक जैसे अंधा हो गया। सूरज की रोशनी में वो ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसका फायदा उठाकर जोन्स ने एक बार फिर रिडिक को मारकर बेहोश कर दिया और उसे शिप में बंदी बना लिया। कुछ देर बाद फ्राई उसके पास आई और गुस्से में पूछा, क्या किया तुमने जीक के साथ? क्या उसे मार दिया? उसकी लाश कहाँ है? लेकिन रिडिक बिल्कुल खामोश था। फ्राई ने गुस्से में कहा, अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो हम तुम्हें यही मरने के लिए छोड़ जाएंगे। ये कहकर फ्राई वहां से जाने लगी। तभी रिडिक बोला, क्या तुमने वो गुर्राहट नहीं सुनी? फ्राई चौंक गई और पूछा, कैसी गुर्राहट? रिडिक बोला, तुम सब मुझसे डरते हो है ना, मुझे खतरनाक समझते हो। वैसे आम दिनों में मैं इसे तारीफ समझता, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ असली खतरा मैं नहीं हूँ बल्कि कुछ और है जो मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिडिक एक खौफनाक पहेली था। फ्राई उसकी आंखों में झांकने के लिए उसके करीब गई। तभी रिडिक एक झटके से उस पर लपका, किसी जंगली जानवर की तरह। उसकी आंखें अंधेरे में मोतियों सी चमक रही थी। उसे देख फ्राई भी एक पल डर कर ठिठक गई। लेकिन वहीं दूर एक कोने में जैक खड़ा था, बिल्कुल बेखौफ। उसने रिडिक की आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है, ऐसी आंखें चाहिए तो क्या करना होगा? रिडिक बोला, पहले तो कुछ लोगों को मारना होगा। जैक ने बेझिझक कहा, ठीक है, कर लूंगा। रिडिक मुस्कुरा दिया और फिर उसे घूरता हुआ बोला, फिर तुझे भेजा जाएगा ऐसी भयानक जगह जहां सूरज कभी नहीं उगता। एक अंधेरी दरिंदों से भरी जेल जिसे कहते हैं द स्लैम। वहां मिलेगा तुझे एक ऐसा डॉक्टर जो तेरी आंखों को चीर फाड़ कर बदल देगा, तुझे ऐसी आंखें देगा ताकि तू अंधेरे में भी साफ साफ देख सके। रिडिक की ये बातें जैक के अंदर जुनून भर रही थी, लेकिन फ्राई ने जैक को वहां से भगा दिया। रिडिक ने कहा, लड़का जिज्ञासु है, खैर छोड़ो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक खूनी हूँ। मैंने कई खून किए हैं, लेकिन जीक, उसे मैंने नहीं मारा। फ्राई ने कहा, तो कहाँ है उसकी लाश? हमने सुरंग में देखा, वो वहां नहीं है। रिडिक बोला, क्या तुमने गहराई में जाकर देखा?
फ्राई सोच में पड़ गई। उसने उसी पल उस सुरंग की गहराई में जाने का फैसला किया। हालांकि जोन्स उसे समझाने लगा कि रिडिक एक धोखेबाज है, उसने जरूर ज़ीक को कहीं और दफना दिया होगा, पर फ्राई ने रिडिक की आंखों में एक सच्चाई देखी थी। उसने कमर पर एक रस्सी बांधी और बेधड़क सुरंग के अंदर घुस गई। सुरंग में आगे बढ़ते ही वो अंदर एक गुफा तक पहुंची। गुफा काफी बड़ी थी और वहां अंदर और भी कई सारी सुरंगें निकली थी। गुफा में ऊपर से हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में फ्राई ये देखना भूल गई थी कि उस अंधेरी गुफा की दीवारों पे मौत रेंग रही थी। न जाने क्या थे वो प्राणी, गुफा में हर तरफ फैले हुए थे। फ्राई को उनकी आहटें महसूस हो रही थी, लेकिन वो उसकी नजरों से छुपे हुए थे। इसी दौरान आसपास नजरें दौड़ाने पर फ्राई को ज़ीक के जूते नजर आए। लग रहा था जैसे ज़ीक वहां छुपा हुआ है, लेकिन फ्राई ने जब करीब जाकर देखा तो वो ज़ीक नहीं था, बल्कि उसका आधा कटा हुआ पैर था। लग रहा था जैसे ऊपर के हिस्से को किसी ने चबाकर खा लिया हो। फ्राई सिहर गई। तभी उसके पास से कुछ गुजरा। फ्राई की जान ही हलक में आ गई। अब उसने भी वो देखा। अंधेरे में वो खौफनाक प्राणी दीवारों से चिपके हुए थे। कुछ प्राणी उस रास्ते में भी थे जहां से फ्राई अंदर आई थी। फ्राई बिना एक पल पीछे देखे पूरी तेजी के साथ गुफा के ऊपरी मुहाने की तरफ चढ़ गई। फ्राई एक टीले से बाहर निकली। वो टीला असल में उन निशाचर प्राणियों का घोंसला था। बाहर निकलकर फ्राई ने अभी सुकून की सांस भरी ही थी कि तभी उसकी रस्सी पूरी ताकत से खींचने लगी। गनीमत थी कि वक्त रहते जोन्स और बाकियों ने फ्राई को पकड़ लिया और उसकी रस्सी काट दी। उसी पल बाकियों ने भी उन भयानक प्राणियों की एक झलक देखी। उनकी भी रूह कांप उठी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके सामने जो खतरा है वो रिडिक से भी ज्यादा खौफनाक है। जोन्स ने रिडिक की बेड़ियां खोल दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि रिडिक इस प्लेनेट से निकलने में उनकी मदद करेगा। रिडिक मान गया, पर बदले में उसे चाहिए थी अपनी आजादी। दोनों में डील हुई और वे सभी एक बार फिर आ पहुंचे इंसानों की छोड़ी उसी वीरान बस्ती में जहां फ्राई को वो पुरानी शिप मिली थी। फ्राई और शैजा उस पुरानी शिप को रिपेयर करने लगे। फ्राई ने पाया कि उस शिप की बैटरीज डेड थी। उसे दोबारा शुरू करने के लिए 4 बैटरीज की जरूरत थी और बैटरीज उन्हें उनकी क्रैश हुई शिप से मिल सकती थी, यानी कि अब वो आराम से यहाँ से निकल सकते थे। वे सभी शांति से बैठकर शराब के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगे। इस दौरान वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर यहाँ रिसर्च करने आए लोगों के साथ क्या हुआ होगा। क्या वो वापस लौट गए होंगे? लेकिन उनके सारे जरूरी सामान तो यही थे। वे उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते थे? और उनकी शिप भी तो यही थी। इस पर जोन्स अपनी राय देते हुए बोला, जाहिर है वो शिप उनके काम की नहीं रही होगी। शायद वो एक डिस्पोजेबल शिप होगी। वैसे भी वो शिप केवल 2 लोगों के लिए है, इसलिए वो उसे छोड़ गए होंगे। तभी रिडिक ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वो लोग यहाँ से कभी कहीं गए ही नहीं। जो हश्र ज़ीक का हुआ, जाहिर है वही हश्र उन लोगों का भी हुआ होगा। वो सब उन एलियन प्राणियों का शिकार हो चुके हैं। सबके चेहरे सख्त पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी यही अंदेशा था। इसी दौरान दूसरी ओर इमाम का एक बेटा अली आसपास घूमता हुआ कोरिंग रूम में पहुंच गया। वो कमरा जहां कभी माइनिंग करने के लिए जमीन की जांच की जा रही थी। अंधेरे से भरा वो कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन अली एक टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया था। लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि वो कमरा उन एलियन प्राणियों का बसेरा बन चुका था। वे छत के अंधेरे कोने में चमगादड़ों की तरह लटके थे। इसी बीच गलती से अली ने उस कमरे की पावर ऑन कर दी, जिससे ऊपर की खिड़की अपने आप ही खुल गई और तेज रोशनी अंदर आई। रोशनी के संपर्क में आते ही वे एलियन प्राणी छटपटाने लगे और तेजी से उड़ते हुए अली पर झूम गए। अली की दर्द भरी चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी। इमाम और बाकी लोग बिना वक्त गवाए दौड़ पड़े और कोरिंग रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उसी पल उड़ने वाले उन खूंखार जीवों का झुंड उन पर भी टूट पड़ा, लेकिन दरवाजा खुलते ही बाहर की रोशनी कमरे में फैल गई और डर के मारे वो परछाई जैसे जीव कमरे के भीतर बने अंधेरे कुएं में जा घुसे। लेकिन असली खौफ अब सामने था। अली की लाश जमीन पर पड़ी थी, अधखाई बेरहमी से चीर दी गई। उन भूखे प्राणियों ने उसके शरीर का एक एक टुकड़ा नोच खाया था और रह गया था सिर्फ उसका कंकाल। इमाम का जैसे कलेजा फट पड़ा। उसने धार्मिक रीति से अली का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बाकी लोग उस कुएं की जांच में जुटे थे। जोन्स ने वहां एक ग्लोइंग स्टिक फेंकी, तब सामने आया एक खौफनाक मंजर। कुआं इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था और उस कुएं में कई सुरंगें भी थी। वो उड़ने वाले जीव उन सुरंगों में ही जा घुसे थे। तभी रिडिक बोला था मैंने, यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। इस कोरिंग रूम के दरवाजे सबसे मजबूत हैं, इसलिए वे सभी यहाँ इस कुएं के अंदर आकर छिपे होंगे इन जीवों से बचने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जमीन के नीचे ही उन जीवों का घर होगा। अब सारे लोग बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने जल्द से जल्द उस प्लेनेट से निकलने का फैसला किया, लेकिन जोन्स ने कहा,
फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जीव जो भी है रोशनी से डरते हैं और यहाँ तो रात होती ही नहीं, इसलिए ज्यादा घबराओ मत, बस अंधेरे से बचो और तुम सुरक्षित रहोगे। जोन्स की इस बात ने फ्राई को एक सोच में डाल दिया। वो ये सोचकर परेशान थी कि यहाँ तो रात होती ही नहीं, फिर यहाँ मौजूद लोग उन जीवों से भागकर उस कुएं में क्यों छुपे होंगे। तभी फ्राई को कोरिंग रूम में एक पुराना मिट्टी का सैंपल मिला जिस पर तारीख थी ठीक 22 साल पहले की, और वही महीना था जो अभी चल रहा था। उसी पल फ्राई को कुछ याद आया। वो फौरन भागकर उस कमरे में पहुंची जहां उसे पहले इस ग्रह का प्लेनेटरी मॉडल मिला था। फ्राई उसमें साल बदलने वाला डायल घुमाने लगी। जैसे जैसे वो साल पलटती गई, ग्रहों और सूरजों की स्थिति बदलती गई, और साल जैसे ही 22 पर रुका, ग्रहों का एक भयानक पैटर्न सामने आया। फ्राई ने देखा हर 22 साल में वो तीनों ग्रह और तीनों सूरज एक ऐसी सीधी रेखा में आ जाते थे कि बीच वाला ग्रह जहां वो फंसे थे पूरा का पूरा अंधेरे में डूब जाता था। एक टोटल इक्लिप्स यानी ग्रहण। एक और डराने वाली बात ये भी थी कि एक बार एक सीध में आ जाने के बाद तीनों ग्रह कुछ समय तक एक साथ घूमते रहते थे। मतलब ये अंधेरा सिर्फ कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों या शायद महीनों तक चल सकता था। और इसी अंधेरे में निकलते थे वो खूंखार निशाचर प्राणी जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जिंदा चीज को कंकाल के ढेर में बदल देते थे। अब उन लोगों में दहशत बढ़ चुकी थी। वो बस दुआ कर रहे थे कि उनके यहाँ से निकलने तक ग्रहण ना लगे, पर शायद उनकी दुआओं का असर फीका पड़ गया। उन्होंने देखा एक बड़ा प्लेनेट सूरज को ढक रहा था। जल्द ही ग्रहण लगने वाला था। वे सभी बिना समय गवाए वहां मौजूद एक सोलर पावर ट्रक में सवार हो गए और फौरन अपनी क्रैश हुई शिप की ओर बढ़ गए ताकि सब मिलकर उन भारी भरकम बैटरीज को जल्द से जल्द इस शिप तक ला सकें और अंधेरा होने से पहले शिप स्टार्ट करके यहाँ से निकल सकें। पूरी रफ्तार से ट्रक भगाते हुए वे आखिरकार अपनी क्रैश हुई शिप तक पहुंच गए। बिना वक्त गंवाए उन्होंने हैवी बैटरीज को ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी तेजी ग्रहण की रफ्तार के आगे धीमी पड़ गई। सामने आसमान में वो दानव ग्रह धीरे धीरे सूरज को निकलता जा रहा था। जैसे ही धूप गायब हुई, उनका सोलर पावर्ड ट्रक एक झटके में बंद हो गया और तभी एक सिहरन पैदा करने वाला मंजर उनकी आंखों के सामने था। सामने की गुफाओं से हजारों की संख्या में वो उड़ते हुए एलियन प्राणी बाहर निकले, भूखे और बेकाबू। उनकी चीखें उस सुनसान ग्रह की खामोशी को चीर रही थी। सबके सब डर से कांपते हुए पूरी रफ्तार से शिप के एक कार्गो कैबिन की ओर भागे जो शिप से दूर क्रैश हुआ था। उस कैबिन का लोहे का मजबूत ढांचा ही अब उन्हें बचा सकता था। सभी जल्दी उस कैबिन में घुस गए, पर रिडिक और शैजा पीछे रह गए। वे प्राणी तेजी से उनकी ओर उड़कर आए, पर रिडिक और शैजा उनके रास्ते से हटकर एक गड्ढे में कूद गए और कुछ पल वहीं लेटे रहे बिना शोर किए। उधर फ्राई दूर से शैजा को बताने की कोशिश करने लगी कि जरा भी हिलना मत, लेकिन शैजा घबराई हुई थी। वो उठ गई, पर जैसे ही भागने को हुई वे खूंखार प्राणी आग की तरह उस पर बरस पड़े और चंद पलों में ही उसे चीर फाड़ कर खा गए। रिडिक जो अब तक शांति से लेटा मुस्कुराता हुआ ये सब देख रहा था, मौका मिलते ही उठ गया और अपने हाथ पैर झाड़ता हुआ आराम से कैबिन की ओर आ गया। अब सूरज का आखिरी झरोखा भी उस विशाल ग्रह के पीछे गायब हो गया और वो प्लेनेट अब पूरी तरह अंधकार में सन गया। उसी पल गुफाओं के ऊपर बने टीलों को तोड़कर और भी बड़े और खूंखार एलियन प्राणी बाहर आए और शिकार की तलाश में निकल पड़े। ये भयानक दृश्य अंधेरे के कारण किसी को दिखाई नहीं दिया सिवाय एक के, रिडिक, जिसकी चमकती आंखें अंधेरे में भी सब देख सकती थी। सब के सब डरे सहमे कैबिन में छुपे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने गौर किया वे प्राणी अजीब सी क्लिक की आवाजें निकाल रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वो प्राणी देख नहीं सकते, लेकिन उनमें एको लोकेशन की एबिलिटी थी। क्लिक्स की आवाज छोड़कर वो पता लगा लेते थे कि सामने क्या चीज है। वे प्राणी अपने धारदार पंजों से कैबिन के आउटर लेयर पर छेद करने लगे। ये देख सबके सब कैबिन के इनर लेयर में आ गए। अंधेरे से भरे एक वीरान कमरे में उनके पास एक आयरन कटिंग टॉर्च और बैटरी से चलने वाली टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में वे आसपास देख रहे थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। इसी दौरान रिडिक को कुछ महसूस हुआ। वो एक अंधेरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें किसी चीज को घूर रही थी। वो बिना हिले डुले पत्थर की तरह वहां जमा रहा। वहां अंधेरे कोने में ऊपर की तरफ एक एलियन प्राणी छुपा हुआ था। शिकार की तलाश में वो पहले ही यहाँ घुस चुका था। रिडिक चुपचाप अंधेरे में समा गया। तभी इमाम का एक बेटा हसन भटकता हुआ वहां आया। अचानक ही उसकी नजर भी उस प्राणी पर पड़ गई। वो ठिठक कर एक जगह पर जम सा गया। रिडिक उसके पीछे ही था। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, बिल्कुल भी हिलना मत लड़के। लेकिन हसन बुरी तरह डरा हुआ था। वो भागने लगा, पर तभी सामने एक और एलियन अचानक निकल कर आया
और हसन को बीच से चीर कर रख दिया। इस मौके का फायदा उठाकर रिडिक भागा। वो प्राणी उसके पीछे ही था। तभी जोन्स वहां आ गया। रिडिक नीचे झुका और जोन्स ने उस प्राणी पे गोलियों की बारिश कर दी, जिससे वो प्राणी ढेर हो गया। फ्राई ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। तब उन्होंने देखा हल्की सी रोशनी भी उस प्राणी के शरीर को जला रही थी। उन्हें उन प्राणियों की कमजोरी अब समझ आ चुकी थी, लेकिन उनके पास जो लाइट्स थीं, वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। एक बार रोशनी खत्म हो जाती तो उनका काम तमाम हो जाता। तब फ्राई ने फैसला किया कि टॉर्च की बैटरीज खत्म होने से पहले उन्हें शिप तक पहुंचना होगा। वे अब भी अपने प्लान पर टिके रहेंगे और बैटरीज लेकर पैदल ही चुपचाप उस बस्ती की ओर निकलेंगे। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्हें सुरक्षा के लिए चाहिए थी और रोशनी, जिसके लिए उन्होंने हैंड टॉर्च, आयरन कटिंग टॉर्च, ग्लोइंग ट्यूब्स इकट्ठा किए और शराब से भरी बोतलें भी साथ ले ली, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे लैंप की तरह जलाकर रोशनी कर सकें। इसके बाद सब दबे पांव बस्ती की ओर निकल पड़े। रिडिक आगे आगे चल रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में भी रास्ता देख सकता था। वहीं जोन्स और इमाम भारी भरकम बैटरीज को खींच रहे थे। इसी बीच कुछ दूर जाते ही पेरिस की आयरन कटिंग टॉर्च बुझ गई। पेरिस दूसरी टॉर्च लेने गया, लेकिन घबराहट में वो टॉर्च भी छूटकर दूर जा गिरी। ये देख नादान जैक अपनी ग्लोइंग ट्यूब निकालकर टॉर्च उठाने चला गया। तभी एक खूंखार प्राणी उड़ता हुआ उस पर झपटने को हुआ, लेकिन इमाम ने सही वक्त पर जैक को खींच लिया। जैक बाल बाल बच गया। उसी पल उन्होंने आसपास देखा। वे लोग चारों तरफ से उन खूंखार एलियन प्राणियों से घिरे हुए थे, पर रोशनी के कारण वे अब तक बचे थे। पेरिस डर से कांप गया और घबराहट में किसी और ही दिशा में भागने लगा। ग्लोइंग ट्यूब अब भी उससे लिपटी हुई थी। वो जैसे ही थोड़ी दूर गया, ग्लोइंग ट्यूब्स का प्लग बैटरी से अलग हो गया और पेरिस के चारों ओर अंधेरा छा गया। पेरिस ने जल्दी लाइटर जलाई और शराब मुंह में भरकर फूंक मारी, जिससे तेज रोशनी हुई। और तब पेरिस ने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। एलियंस के झुंड उसे घेरे खड़े थे। जैसे ही उसकी लाइटर बुझी, एलियंस उस पर टूट पड़े और बदन का एक एक हिस्सा चीर फाड़ कर खा गए। उधर अंधेरे की वजह से बाकियों को तो पेरिस की भयानक मौत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन रिडिक अपनी चमकीली आंखों से एकटक उसे देख रहा था, मानो ये भयानक मौत उसे सुकून दे रही हो। वहीं ग्लोइंग ट्यूब बुझ जाने के बाद फ्राई और बाकियों ने शराब की बोतलों में आग जलाकर लैंप तैयार कर लिया था। वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रिडिक उन्हें बस्ती की ओर ले जाने के बजाय एक ही जगह पर घुमा रहा था। जोन्स ने चिढ़कर रिडिक से कहा, क्या ये कोई मजाक है? कैनियन की ओर जाने के बजाय तुम हमें घुमा फिराकर फिर वहीं ले आए। रिडिक ने कहा, जानता हूँ, लेकिन ये जरूरी था। मैं हालात का जायजा ले रहा था, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। वहाँ कैनियन में मौत मंडरा रही है। इन एलियन प्राणियों का पूरा दल है वहाँ, और हमारे साथ ये जो लड़की है, उसे ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स की वजह से, और उन एलियंस को खून की गंध आकर्षित करती है। ये सुन फ्राई ने कहा, क्या बक रहे हो? मुझे तो कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। रिडिक ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। रिडिक का इशारा जैक की ओर था। असल में जैक एक लड़की थी जो लड़के के भेष में छुपी हुई थी, ताकि लोग उसे मजबूत समझे और अच्छा बर्ताव करें। यानी कि अब तक जैक ही उन प्राणियों को आकर्षित करती आई थी। अब आगे उन प्राणियों के इलाके से होकर गुजरना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। फ्राई भी अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने कहा कि अब उन्हें आगे जाने के बजाय वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जोन्स उस पर भड़क गया, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने का प्लान फ्राई का ही था। जोन्स अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वो रिडिक के साथ अकेले में आया और प्लान बनाने लगा। उसका प्लान था कि वे जैक को मारकर उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसकी लाश कैनियन में उन प्राणियों के झुंड के आगे डालकर कैनियन से निकल जाएंगे। रिडिक हंस पड़ा। दरिंदगी में तो जोन्स ने रिडिक को भी मात दे दी थी, पर रिडिक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि असल में जोन्स कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि पुलिस की भेष में एक बाउंटी हंटर था। वो पुलिस से इनाम पाने के लिए रिडिक को पकड़कर जेल ले जा रहा था। असल में तो जोन्स एक सनकी था। अपनी सनक को काबू में रखने के लिए वो छुप छुप कर नशीली दवाइयां लेता था। बिना नशे के वो कुछ भी कर सकता था। जोन्स जैक को मारने के लिए रिडिक को उकसाने लगा, जैसे रिडिक उसका गुलाम हो। लेकिन ये सब सुनकर रिडिक का दिमाग फिर गया। उसने कहा, चारा बनाना ही है तो क्यों ना बड़ा चारा बनाया जाए। उसने जोन्स पर ही हमला कर दिया। दोनों के बीच झड़प होने लगी, पर अंत में रिडिक ने जोन्स को जख्मी कर अंधेरे में धकेल दिया। उसके खून की गंध से कुछ ही पलों में एलियंस वहां आ धमके और जोन्स को चीर फाड़ कर रख दिया। अब रिडिक ने कमान संभाली और उन भारी भरकम बैटरीज को अकेला खींचता हुआ सभी को लेकर तेजी से कैनियन के बीच से निकलने लगा। उस कैनियन में उन प्राणियों का जलजला था। भूखे खूंखार वे एलियन प्राणी एक दूसरे को ही मार कर खा रहे थे। रिडिक बिना किसी की परवाह किए बस तेजी से भाग रहा था।
इस दौरान उनके पास रोशनी के लिए बस शराब की बोतलों से बनी लैंप ही बची थी। पर तभी एक और मुसीबत उनके आड़े आ गई। अचानक ही वहां बारिश शुरू हो गई, जिससे उनकी लैंप बुझने लगी। वे सभी एक चट्टान की आड़ लेकर छुप गए। रोशनी अब कम हो चुकी थी और उसी पल कुछ भयानक घटा। अचानक ही ऊपर एक एलियन साये की तरह आया और अपनी पूंछ से इमाम के बेटे सुलेमान की गर्दन दबोचकर उसे ले गया। इमाम बेबस होकर रोने लगा। अब केवल रिडिक, फ्राई, इमाम और जैक ही बाकी रह गए थे। रिडिक ने पहाड़ियों में चढ़कर कुछ देखा और बोला, अब तुम लोगों का आगे जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आगे बस मौत है। मैं अकेला जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। वहां पास ही एक गुफा थी। रिडिक ने उन तीनों को उसके अंदर छुपने भेजा और एक चट्टान से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो बैटरीज लेकर आगे बढ़ता गया। रिडिक ने अपना रंग दिखा दिया था। आगे कोई खतरा नहीं था, बल्कि बस्ती थी। रिडिक जल्दी शिप तक पहुंचा और अकेले ही वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। इधर फ्राई, इमाम और जैक रिडिक के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही उन्हें भी अंदाजा हो गया कि रिडिक वापस नहीं आने वाला। वे तीनों आखिरी बचे लैंप की रोशनी के भरोसे बैठे थे, पर जल्द ही वो भी बुझ गई। अब डर के मारे उनकी कंपकपी छूटने लगी, लेकिन उसी पल उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने देखा उस गुफा में कुछ चमकते छोटे छोटे कीड़े मौजूद थे। फ्राई ने उन कीड़ों को शराब की बोतल में भर लिया। उन्हें रोशनी का एक साधन मिल गया। फ्राई, इमाम और जैक को वहीं इंतजार करने के लिए कहकर रिडिक के पास आ गई, जो बस उड़ान भरने ही वाला था। फ्राई रिडिक से मिन्नतें करने लगी कि वो उसके साथ इमाम और जैक को बचाने चले, लेकिन रिडिक ने कहा, उन्हें भूल जाओ, अब वो नहीं बचेंगे, पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। लेकिन फ्राई भी उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। उसने रिडिक से कहा, रिडिक, यही मौका है, मदद का हाथ बढ़ाकर साबित कर सकते हो कि तुम कोई जानवर नहीं, एक अच्छे इंसान हो। लेकिन रिडिक हंस पड़ा, क्योंकि उसकी इंसानियत तो सालों पहले जेल की कोठरी में दफन हो चुकी थी। तभी फ्राई ने रिडिक पर हमला कर दिया, लेकिन रिडिक उस पर हावी हो गया। रिडिक एक पल में ही फ्राई का काम तमाम करने वाला था, पर अचानक वो रुक गया। उसने फ्राई की आंखों में मायूसी देखी। किसी को खोने का दुख उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। दूसरी ओर इमाम और जैक डरे सहमे गुफा में छुपे थे। उन्होंने भी कुछ चमकदार कीड़े जमा किए थे, पर उनके पास बस हल्की रोशनी थी। बाहर कोई पूरी ताकत से गुफा की चट्टान को हिला रहा था, और जब वो चट्टान हटी तो उन्होंने देखा वो फ्राई थी, और अब रिडिक भी उसके साथ था। फ्राई ने रिडिक के अंदर की इंसानियत जगा दी थी। वो दोनों इमाम और जैक को बचाकर शिप की तरफ भागने लगे। रिडिक ने पहाड़ी पे चढ़ने में उनकी मदद की और उन्हें आगे भेजा, लेकिन जब वो खुद पहाड़ी के उस पार आया तो एक एलियन उसके सामने आ खड़ा हुआ। रिडिक भी बिना एक पल सोचे उस एलियन के सामने खड़ा हो गया और उसके मूवमेंट को कॉपी करने लगा। इस तरह वो उस एलियन की नजरों में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो भागने को हुआ तो चारों ओर से उसे कई और एलियंस ने घेर लिया। अब रिडिक का बच पाना नामुमकिन था। दूसरी ओर फ्राई, इमाम और जैक शिप तक पहुंच चुके थे, लेकिन फ्राई रिडिक का इंतजार कर रही थी। पर ऐसे मुश्किल घड़ी में जहां इमाम भी रिडिक को बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वहीं फ्राई अकेले ही उसकी मदद करने चली गई। उसने देखा कि रिडिक बुरी तरह घायल था, पर उन एलियंस के चंगुल से जिंदा बच निकला था। फ्राई उसे उठाकर ले जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक एलियन ने फ्राई की पीठ में ही अपनी धारदार पूंछ घुसा दी और उसे खींचकर ले गया। रिडिक बेबस होकर बस देखता रहा। उसे पछतावा होने लगा कि उसे बचाने के लिए फ्राई ने अपनी कुर्बानी दे दी, पर उसने अपना होश संभाला, क्योंकि फ्राई तो वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन पश्चाताप करने के लिए उसे इमाम और जैक को बचाना था। वो वापस शिप पर लौटा और शिप स्टार्ट करके बस निकलने को ही था कि तभी एक ख्याल ने उसे रोक दिया। उसने शिप बंद कर दी, सारी लाइट्स ऑफ करके इंतजार करने लगा। जैसे ही ढेर सारे एलियंस शिप के पीछे जमा हुए, उसी पल रिडिक ने इंजन शुरू किया और उन एलियंस को भूनकर उस प्लेनेट से निकल गया। रिडिक, जो कभी एक हैवान की तरह उस प्लेनेट पर उतरा था, अब एक इंसान की तरह लौट रहा था। उस अंधेरी दुनिया के साथ साथ उसने अपने अंदर के अंधकार को भी हरा दिया, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है रिडिक के अंधेरे से उजाले तक के इस सफर ने आपको भी रोमांच से भर दिया होगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम आगे भी ऐसी ही दमदार और दिल छू जाने वाली फिल्मों की कहानियां आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।